सबको नमस्ते। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। बढ़िया है सर। चले। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा। तो एक फास्ट फॉरवर्ड ले लेते हैं। अब तक जो सीखा हमने 9 ग्रहों के बारे में सीखा, उसके गुणों के बारे में देखा, सीखा शुभ और अशुभ और पाप ग्रह के बारे में सीखा। ठीक है, गुरु शुक्र शुभ ग्रह है, मंगल शनि राहु केतु पाप ग्रह है, सूर्य को हम पाप कुछ लोग बोलते हैं या उसको क्रूर ग्रह बोलते हैं, और बुध जब अकेला या शुभ ग्रह के साथ होता है तो शुभ, और पाप ग्रह के साथ होता है तो वो पाप ग्रह होता है। चंद्र जब क्षीण कला का मतलब कि अस्त कला का होता है तब वो पाप ग्रह होता है, बाकी वो शुभ ग्रह होता है। उसके बाद हमने ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री के बारे में हमने सुना था, पढ़ा था। तो ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री में हमने देखा कि सूर्य होता है तो चंद्र मंगल गुरु उसके मित्र होते हैं, शनि शुक्र राहु उसके शत्रु होते हैं, और बुध जो होता है ना उसका मित्र होता है ना शत्रु होता है। उसी तरह हमने सूर्य से लेके राहु तक सबके बारे में हमने सीखा था। उसके बाद हमने ग्रहों के स्वरूप देखे थे। उसके बाद ग्रह और उसकी राशियां जो हमने आगे भी पढ़ लिया था, जब राशि वाले चैप्टर में हमने ग्रह और उसकी राशि के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने उच्च और नीच की राशि के बारे में हमने जाना था, जिसमें सूर्य है वो मेष में उच्च का होता है, लेकिन उसके बिल्कुल सातवें घर में मतलब कि तुला में वो नीच का होता है। उसी तरह हमने चंद्र को देखा, वो वृषभ राशि में उच्च का होता है, और उससे सातवें घर में मतलब कि वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। उसके बाद राहु है वो मिथुन राशि में उच्च का होता है, और धन राशि में नीच का होता है। और उसी तरह उससे उल्टा केतु होता है, वो धन में उच्च का होता है और मिथुन में नीच का होता है। गुरु जो होता है वो कर्क राशि में उच्च का हो जाता है और मकर राशि में नीच का हो जाता है। उससे बिल्कुल उल्टा मंगल जो होता है वो मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का हो जाता है। और उसके बाद जो बुध है वो कन्या राशि में उच्च का हो जाता है और मीन राशि में नीच का होता है। बुध है वो कन्या राशि में उच्च का भी होता है, मूल त्रिकोण का भी होता है और स्वगृही भी होता है। उसके बाद जो शनि है वो तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का हो जाता है। उसके बाद राहु केतु का हमने ले लिया, मंगल का ले लिया, और लास्ट में है शुक्र। शुक्र जो होता है वो मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में वो नीच का होता है। तो जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है तो उसका बल सर्वाधिक होता है, और जब नीच का होता है तब उसका बहुत कमजोर होता है, वो ग्रह कमजोर हो जाता है। उसके बाद हमने परम उच्च का कोष्टक देखा था। तो ग्रह उच्च का होता है लेकिन एक लेवल पे वो एकदम परम उच्च का हो जाता है, वो बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। तो उसके हमने अंश देखे थे। तो सूर्य 10 अंश तक मेष राशि में परम उच्च का होता है और 10 अंश तक तुला राशि में परम नीच का होता है। तो चंद्र वृषभ राशि में 3 अंश तक परम उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में 3 अंश तक परम नीच का होता है। उसके बाद मंगल जो मकर राशि में 28 अंश तक परम उच्च का रहता है और कर्क राशि में 28 अंश तक परम नीच का हो जाता है। बुध है वो कन्या में पहले 15 अंश तक परम उच्च का होता है और मीन राशि में 15 अंश तक परम नीच का हो जाता है। गुरु इस तरह कर्क राशि में पहले 5 अंश में परम उच्च का और मकर राशि में पहले 5 अंश में परम नीच का हो जाता है। शुक्र है वो मीन राशि में पहले 27 अंशों में परम उच्च का और कन्या राशि में परम 27 अंशों में परम नीच का हो जाता है। शनि होता है वो 20 अंश में, उसी तरह तुला में उच्च का और मेष में परम नीच का हो जाता है। राहु मिथुन राशि में 15 अंश तक परम उच्च का और धनु में परम नीच का हो जाता है, और केतु उससे उल्टा होता है। अभी जो है परम कोष्टक इसमें आप समझ सकते हैं कि जो मंगल होता है, अभी एक राशि में 30 अंश होते हैं,
तो अप टू 28 अंश तक तो मंगल मकर में परम उच्च का ही रहता है। तो मंगल हो गया, मीन हो गया और शनि हो गया। ये ग्रह ज्यादातर हिस्से में परम उच्च के रहते हैं। उसके बाद मूल त्रिकोण राशियों के बारे में बताया था। तो मूल त्रिकोण राशि क्या होती है कि स्वगृही जो भी राशि होती है वो कुछ अंश तक अपने काफी सेंटर में आ जाती है, मतलब कि वो अपना बल को और बढ़ा देती है। तो ऐसी राशि को हम मूल त्रिकोण राशि बोलते हैं। तो सूर्य के लिए सिंह राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। तो कब तक मूल त्रिकोण होती है? तो पहले 20 अंश तक सूर्य सिंह में होता है तब मूल त्रिकोण का माना जाता है, और उसके बाद 20 अंश के बाद स्वगृही माना जाता है। उसी तरह चंद्र के लिए वृषभ, मंगल के लिए मेष, बुध के लिए कन्या 15 से 20 अंश तक, गुरु के लिए धन, शुक्र के लिए तुला, शनि के लिए कुंभ। ये सारी राशियां मूल त्रिकोण राशियां है जिसके अंश हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद वर्गोत्तमी ग्रह और वर्गोत्तमी लग्न के बारे में हमने समझाया था। तो वर्गोत्तमी लग्न क्या होता है? तो यदि आपकी लग्न कुंडली में जो लग्न है वही लग्न आपके नवमास में भी आता है तो वो लग्न आपका वर्गोत्तमी लग्न माना जाएगा। उसी तरह आपकी लग्न कुंडली में जो राशि में जो ग्रह है वही ग्रह उसी राशि में नवमास कुंडली में भी आता है तो वो ग्रह को वर्गोत्तमी ग्रह कहा जाएगा। तो एक चक्र बताया था। तो हमने जो सारे ग्रह पढ़े तो सबसे परम उच्च का ग्रह सबसे ज्यादा बली रहेगा, उसके बाद उच्च का, उसके बाद मूल त्रिकोण का, उसके बाद वर्गोत्तमी और उसके बाद स्वगृही और उसके बाद मित्र गुरु का। इस सीरीज में ग्रह का बल धीरे धीरे घटता जाएगा। और परम नीच का उससे थोड़ा अच्छा, नीच का उससे थोड़ा अच्छा, अच्छा नहीं मतलब उससे मतलब जो आप एक सीरीज बनाते तो परम नीच का सबसे बुरा, उसके बाद नीच का बुरा, उसके बाद शत्रु जो राशि में वो बुरा, मतलब इस हिसाब से हम ग्रहों का बलाबल हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमने ग्रहों की दृष्टि देखी थी, लास्ट में एक बार फिर से ले लेता हूँ। तो कोई भी ग्रह होता है उससे अपने कोई भी ग्रह होता है वो अपने अपने जो भी भाव में या राशि में बैठा है वहां से 7वें घर में पूर्ण दृष्टि से देखता है, 7वें घर में पूर्ण दृष्टि से देखता है। लेकिन वो अपने तीसरे और 10वें घर में सिर्फ एक पाद दृष्टि से, एक पाद मतलब 1/4 या तो 25% दृष्टि से देखता है। और वहां से 5वें और 9वें घर में वो द्विपाद दृष्टि मतलब के यहाँ तक आएगा। हाँ, ये द्विपाद दृष्टि मतलब कि 1/2 मतलब कि 50% दृष्टि से दिखता है। यदि ग्रह अपने जो घर में बैठा है या जो राशि में बैठा है वहां से चतुर्थ और अष्टम, चौथी और 8वीं राशि में त्रिपाद मतलब के 3/4 मतलब के 75% दृष्टि से दिखता है। ठीक है, तो ये ग्रहों की सामान्य ग्रहों की ये दृष्टि होती है। ग्रह अपने से दूसरे घर में, 12वें घर में, 11वें घर में और 6वें घर में नहीं दिखता है। ठीक है, तो इतने घर में नहीं दिखता है। अभी ग्रहों में 3 जो ग्रह है शनि, गुरु और मंगल, तो ये तीनों ग्रहों में की कुछ विशेष दृष्टियां होती है। जैसे कि शनि, हमने बोला जैसे कि हर ग्रह अपने तीसरे और 10वें घर में एक पाद दृष्टि मतलब कि 1/4 दृष्टि से देखता है, मतलब कि 25% दृष्टि से देखता है। लेकिन शनि अपने तीसरे और 10वें घर में भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, मतलब कि वो अपना पूर्ण फल वहां पे उस घर में देता है। उसी तरह हमने गुरु के लिए हमने समझा, गुरु अपने घर से 5वें और 9वें जो घर आता है उसमें पूर्ण दृष्टि से देखता है, मतलब कि जहाँ पे दूसरे ग्रह आधी दृष्टि 50% दृष्टि से देखते हैं वहां गुरु वहां पे पूर्ण दृष्टि से वो 2 घरों पे देखता है। और मंगल है वो अपना अपने आप से चौथे और 8वें घर में पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जहाँ पे दूसरे घर 3/4 मतलब कि 75% दृष्टि से देखते हैं।
तो ये थी ग्रहों की कुछ विशेष दृष्टियां। तो यहाँ तक हमने कल तक देखा था। अब हम यहाँ से अभी आगे जाएंगे कि ग्रहों के स्वभाव कैसे होते हैं, मतलब ग्रह किस किस चीजों से जुड़े हुए होते हैं। तो ग्रहों के स्वभाव में सूर्य होता है, उसकी सबसे जाति के बारे में समझेंगे। तो सूर्य, मंगल और गुरु, ये तीन है वो पुरुष जाति के ग्रह माने गए हैं। चंद्र और शुक्र, ये दो जो है वो स्त्री जाति के ग्रह माने गए हैं। और बुध और शनि को नपुंसक ग्रह माना गया है और राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। अभी ऐसा क्यों है? तो देखो, सूर्य और मंगल या गुरु, ये सब पुरुष प्रकृति के ग्रह है। तो उसके साथ जो पुरुष प्रकृति के तत्व भी जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इस ग्रह को पुरुष ग्रह माना गया है। चंद्र और शुक्र है वो स्त्री तत्वों के साथ जुड़े हुए ग्रह है, जैसे कि पानी हो गया या हीरे जवेरात हो गए, श्रृंगार हो गया, ये सारी चीजें स्त्री तत्वों की होती है। तो ये सारे ग्रहों को स्त्री तत्व का माना गया है। उसके बाद बुध है। तो मैंने एक कहानी आपको बताई थी जिसमें हमने बुध को क्या बोला था, कुमार, मतलब बच्चा। तो बच्चा ना तो स्त्री होता है ना तो पुरुष होता है, तो यहाँ पे उसको नपुंसक माना गया है। और शनि को भी नपुंसक ग्रह माना गया है, मतलब उसमें पुरुषत्व या स्त्रीत्व का कोई तालमेल होता नहीं है। और राहु केतु तो भौतिक ग्रह है ही नहीं, जो भौतिक ग्रह नहीं होते इसलिए उसको हमने छाया ग्रह कहा है। उसके बाद वर्ण। तो आपको पता है कि जैसे हमारे शास्त्रों में 4 वर्णों के बारे में लिखा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो वर्ण होता है, तो सबसे पहले तो सूर्य और पहले गुरु और शुक्र का जो वर्ण है वो ब्राह्मण वर्ण है। क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा गुरु और शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है, इसलिए उसको ब्राह्मण वर्ण दिया गया है। उसके बाद सूर्य और मंगल, ये दोनों पराक्रमी ग्रह है, पराक्रम के ग्रह है। तो पराक्रम किसका काम है? तो वो है क्षत्रिय का काम है। तो सूर्य और मंगल को क्षत्रिय ग्रह माना गया है। अभी बुध के बारे में मैंने बताया था कि वो वाणी का कारक होता है। और चंद्र होता है, वो भी अच्छी वाणी का कारक होता है। तो व्यापार में क्या चाहिए? तो व्यापार में सबसे पहले अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए, इसलिए चंद्र और बुध को वैश्य ग्रह माना गया है। मतलब वैश्य क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, तो ये भी व्यापार के लिए बने हुए ग्रह माने गए। और शनि को शूद्र ग्रह माना गया है। शूद्र मतलब वो मतलब कि सबसे नीचा ग्रह माना गया है। और राहु केतु को तो शनि से भी नीचे चांडाल और वर्ण संकर ग्रह माने गए हैं। उसके बाद हम ग्रहों के रंग के बारे में समझेंगे। तो ग्रहों में सूर्य की बात करेंगे। तो सूर्य जैसे हमें पता है, जब आप अर्ली मॉर्निंग में जो देखते हैं तो कैसा लाल होता है, तो सूर्य का रंग भी वैसा लाल कहा गया है। ताम्रवर्णी लाल कहा गया है, पूरी तरह से लाल नहीं कहा गया है। और जो लाल जो होता है अपना लाल टमाटर मिर्च होता है, उसके हिसाब का लाल रंग कहा गया है मंगल का। तो सूर्य का पूरा लाल नहीं है, वो ताम्रवर्णी लाल है, जबकि मंगल का लाल रंग कहा गया है। चंद्र को हमने श्वेत रंग का माना है और बुध को हमने हरे रंग का माना है। गुरु पीला और शनि को काला रंग माना गया है। शुक्र के लिए ये मैंने जो सूत्र में से वहां पे चित्र विचित्र रंग लिखा है। तो चित्र विचित्र का मतलब क्या हुआ? तो शुक्र का रंग होता है वो सिर्फ कोई एक रंग का नहीं होता, सफेद उसमें एक मेजर भाग होता है, लेकिन सफेद के साथ भी कुछ और रंग के जो रंग बिरंगी एक मिश्रण जो बनता है, वैसा रंग शुक्र का माना गया है। मतलब शुक्र में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि शुक्र का रंग सफेद है, या कुछ लोग बोलते हैं कि शुक्र का रंग पारदर्शक, मतलब पानी जैसा क्रिस्टल टाइप है। लेकिन यहाँ पे जो जातक पारिजातक का सूत्र था वहां से मैंने लिया है, वहां पे उसमें चित्र विचित्र ऐसा रंग शुक्र का बोला गया है। उसके अलावा देव। तो ग्रहों के देवता कौन है? तो ग्रहों के सूर्य के देवता है अग्नि, चंद्र के है जल। क्यों? क्योंकि चंद्र है वो स्त्री तत्व, जल तत्व का ग्रह है। उसके बाद मंगल का भी देव है अग्नि, बुध का विष्णु,
गुरु का इंद्र, शुक्र का इंद्राणी और शनि का ब्रह्मा होता है। राहु और केतु के सर्प और यम होते हैं, यम और सर्प देव होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने वो लिखा नहीं है, क्योंकि मैं आगे का एक चैप्टर लूंगा, उसमें जरा डिटेल में वहां पे समझाऊंगा। उसमें अधिदेवता और प्रतिदेवता दोनों के बारे में समझाऊंगा। यदि आपने किसी ग्रह शांति की पूजा को ध्यान से देखा होगा तो वहां पे 9 ग्रह के साथ, हर ग्रह के साथ दो दो देवताओं का पूजन करवाया जाता है, जिसको अधिदेवता और प्रतिदेवता कहते हैं। तो जब आगे का चैप्टर आएगा ग्रह शांति वगैरह, मतलब ग्रहों की रेमेडीज के बारे में चैप्टर आएगा, उसमें मैं वो वहां पे वो डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद चारों ग्रहों की दिशा, सूर्य पूर्व का देवता है, मतलब पूर्व दिशा है सूर्य की जो दिशा है। चंद्र की वायव्य है, मंगल की बुध की उत्तर है, गुरु की ईशान है, शुक्र और शनि की पश्चिम है, और राहु की नैऋत्य है। तो ग्रहों के स्वभाव तक हमने देखा था। अभी हम आगे देखेंगे ग्रहों का रत्न कौन सा होता है। तो ज्यादातर आपको पता है, जैसे सूर्य का रत्न माणिक होता है, सूर्य का जो रत्न होता है माणिक होता है। तो लाल रंग का एक पत्थर आता है, उसको हम माणिक बोलते हैं। चंद्र का मोती होता है, मोती आपको पता होगा जो समुद्र में जो छिप होते हैं उसके अंदर जो बनता है, जो उसका अंडा होता है, उसको हम मोती बोलते हैं। तो चंद्र के लिए मोती उसका रत्न है। मूंगा मतलब कि जो समुद्र में जो होता है पर वाला, जो उसको बोलते हैं कोरल बोलते हैं, वो मंगल का रत्न है। बुध का रत्न है पन्ना, जो हरे रंग का पत्थर होता है, उसको हम बुध का रत्न बोलते हैं। गुरु का रत्न होता है पुखराज, जो कि पीले रंग का पत्थर होता है। शुक्र का हीरा, शनि का ब्लू कलर का पत्थर होता है, थोड़ा ब्लू थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम बोलते हैं नीलम। और राहु के लिए भूमिक और केतु के लिए दक्षिणिया, ये उसके रत्न है। उसके बाद जो धातु होती है, तो सूर्य की धातु सोना या तांबा होती है, चंद्र की चांदी होती है, मंगल की चांदी या तांबा कॉपर होती है, बुध की कांसा होती है, गुरु की सोना, शुक्र की चांदी, शनि की लोहा, राहु की पंचधातु और ओके सबको। हाँ, तो अनाज जो होता है, जो कि ग्रहों के साथ कुछ अनाज भी जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा अनाज में जो गेहूं होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो गेहूं जो होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। जो चंद्र होता है, चावल जो होता है राइस, वो होता है चंद्र का धान्य होता है। मसूर की जो दाल होती है वो मंगल का धान्य होता है। मूंग या मूंग की दाल है वो बुध का धान है। चना की दाल होती है वो गुरु का धान्य है। शुक्र चावल जो होते हैं वो शुक्र का भी धान्य माना जाता है। उड़ीद की दाल, जो उड़ीद होता है, काला उड़ीद होता है, उसको हम शनि का धान्य मानते हैं। और काला तिल, जो तिल जो होता है सीसम, वो काला तिल राहु और केतु दोनों का धान्य होता है। तो ये हमने कौन सा ग्रह के साथ कौन सा अनाज जुड़ा हुआ है इसके बारे में हमने जाना। उसके अलावा ग्रहों का स्वभाव कैसा होता है, तो सूर्य जो होता है वो स्थिर होता है, मतलब जिसकी राशि में, सॉरी माफ करना, जिसकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत होगा, उसका स्वभाव काफी स्थिर होगा, वो काफी दृढ़ निश्चयी होगा और काफी स्थिर स्वभाव का होगा। चंद्र का स्वभाव चंचल होता है। चंचल मतलब एक जगह पे टिकने वाला नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं घूमता रहता है। मंगल का स्वभाव जो होता है वो एग्रेसिव होता है। कुछ लोग होते हैं हर काम करने में एकदम एग्रेसिव होते हैं, आगे होते हैं, उसको मतलब कूद ही पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों का स्वभाव, जो उग्र स्वभाव वाले होते हैं, उसका मंगल उसकी कुंडली में बहुत मजबूत होता है। बुध का स्वभाव मिश्र होता है, मतलब कि वो थोड़ा गर्म भी होता है, थोड़ा नरम भी होता है, समय के वो देख कर अपना रंग बदलता है। तो जिसकी कुंडली में बुध जो होता है मजबूत होता है, वो समय को देख के अपने रंग बदलते हैं। गुरु जिसकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग है, वो स्वभाव से काफी मीठा, मतलब मीठी बोली बोलने वाला
और सबके साथ अच्छे से पेश आने वाला होता है। शुक्र का स्वभाव शौकीन होता है, मतलब उसको नई नई चीजों, तो जैसे नए कपड़े हो गए, नई गाड़ियां हो गई, नई लग्जरी आइटम्स हो गई, ये सारी चीजों का उसको बहुत शौक होता है, मतलब ये सारी चीजें उसको चाहिए, दुनिया की हर अच्छी चीज उसको चाहिए, शुक्र वाले का ये स्वभाव होता है। शनि का स्वभाव गुस्से होता है, ये आदमी काफी जिसमें शनि बहुत मजबूत होता है जिस कुंडली में, वो आदमी को गुस्सा काफी जल्दी होता है, वो बहुत गर्म आदमी होता है। जिसकी कुंडली में राहु बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, उसका स्वभाव हमेशा भेदी होता है, वो ऐसा आदमी होता है जो बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ और ही है। ऐसे आदमी के लिए आप कभी भी क्या बोलते हैं, उसके लिए कुछ जजमेंट नहीं कर सकते कि ये कैसा, ये अभी क्या रिएक्ट करेगा, वो आप कभी समझ नहीं पाओगे। और केतु का स्वभाव काफी विचित्र होता है, मतलब कि ये भी अपने सामान्य लोगों के लिए या फिर हमारे सामान्य व्यवहार में ये आदमी क्या कर रहा है वो हमें जल्दी समझ में आता नहीं है। तो ये ग्रहों के हिसाब से उसके स्वभाव हो गए। जन्म कुंडली में जो ग्रह का जो ग्रह उसकी कुंडली में सबसे मजबूत होगा, उस हिसाब का स्वभाव उस जातक को मिलेगा। एक से ज्यादा ग्रह उसके बलवान है तो वो सभी ग्रहों का मिश्र स्वभाव उसको मिलेगा। अभी तत्वों के बारे में देखते हैं, तो समझते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि तत्व 5 है, कौन से? अग्नि, जल, पृथ्वी, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु। तो उसमें से सूर्य और मंगल को अग्नि तत्व का ग्रह माना गया है। क्यों? तो सूर्य तो खुद ही अग्नि है, मतलब उसकी तो उसमें तो गर्मी है ही, और मंगल भी काफी एग्रेसिव ग्रह है, तो उसको भी अग्नि का ग्रह माना गया है। चंद्र और शुक्र को चंद्र और शुक्र को जल तत्व का ग्रह माना गया है। तो पहले आगे भी हमने देखा कि चंद्र और शुक्र त्रि तत्व के ग्रह है, त्रि तत्व के जो भी ग्रह होते हैं वो जल तत्व के ग्रह भी माने जाते हैं। उसके बाद बुध है, उसको पृथ्वी तत्व का ग्रह माना गया है, और शनि को वायु तत्व का ग्रह माना गया है, और गुरु को आकाश तत्व का ग्रह माना गया है। ठीक है। उसके बाद कारकत्व। रीड करेंगे, सॉरी। हाँ जी। बुध को पृथ्वी तत्व, बुध को पृथ्वी तत्व और गुरु को आकाश तत्व माना गया है। ठीक है। तो एक बार फिर से सारे तत्व थोड़े समझ में ना आए तो मैं समझा देता हूँ। सूर्य है वो, आपका सूर्य है वो अग्नि तत्व का है ग्रह, चंद्र है वो जल तत्व का ग्रह है, मंगल है वो अग्नि तत्व का ग्रह है, बुध को पृथ्वी तत्व का ग्रह माना गया है, गुरु को आकाश तत्व का ग्रह माना गया है, शुक्र को जल तत्व का ग्रह माना गया है, और शनि को वायु तत्व का ग्रह माना गया है। राहु और केतु दोनों भौतिक ग्रह नहीं है, इसलिए उसको किसी भी तत्व का ग्रह माना नहीं गया है। अभी हम कारकत्व की बात करेंगे। तो सूर्य है जो हमारे आत्मा का कारक है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी रूह है, सॉल है, उसका कारक है सूर्य। क्यों? क्योंकि पूरी सृष्टि का सर्जन जो हो रहा है, अपने जो पूरी सृष्टि है वो सूर्य के अधीन है, सूर्य से वो चलती है, तो सूर्य को हमारे आत्मा का कारक माना गया है। जो चंद्र है उसको हमारे मन का कारक माना गया है, जो हमारे मन में जो जो विचार चलते हैं, मन के अंदर जो जो हमारी मन में जो इच्छाएं पैदा होती है, मन के अंदर जो हमारी अंदर की जो लागणी होती है, वो जो होती है वो सब चंद्र के अधीन है, मतलब चंद्र का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मंगल जो है वो आपके पराक्रम का ग्रह माना गया है। पराक्रम क्या है? आप किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने के लिए जो हौसला लाते हो, जो हिम्मत लाते हो, वही आपका पराक्रम है। किसी के साथ झगड़ा भी करना होता है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पराक्रम चाहिए। आप में वो हिम्मत होनी चाहिए सामने वाले से लड़ झगड़ने की। तो ये जो पराक्रम होता है वो मंगल को आभारी है, मतलब कि जिसकी कुंडली में मंगल बहुत मजबूत होगा वो हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार होगा। क्यों? क्योंकि उसको किसी का डर लगता नहीं है, उसमें बहुत सारा पराक्रम है। देखिए ऐसा नहीं कि मंगल है तो लड़ता झगड़ता रहेगा, मंगल जिसमें वो हमेशा अच्छा साहस करता है। बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं, इवन आर्मी के जो जवान होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, ये सब का भी मंगल बहुत अच्छा होता है उसकी कुंडली में, तभी वो लोग अपने कार्य क्षेत्र में साहस करते हैं।
उसके बाद बुध है वो अपने वाणी का कारक होता है। जो बुध ग्रह है वो वाणी का कारक है। तो हम बोलते हैं जो लोगों से बात करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, उसके लिए बुध ग्रह का प्रभाव बहुत जरूरी होता है। अब जितने भी अच्छे अच्छे बिजनेसमैन देखेंगे जिसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से बात करता है, कोई शॉपकीपर है, कोई दुकान वाला है, वो आपको प्यार से बुलाता है और अपनी एक चीज आप लेने गए होते हैं लेकिन आपको तीन चार चीजें वो बड़ी प्यार से आपको बेच देता है। तो ऐसे लोग का बुध बहुत मजबूत होता है क्योंकि बुध वाणी का कारक होता है। मीठी वाणी वो बुध का कारक होता है। गुरु जो होता है वो ज्ञान और सुख का कारक होता है। ज्ञान और सुख का कारक गुरु होता है। क्यों? तो आदमी कौन सुखी हो सकता है? तो जिसके पास ज्ञान है वही सुखी हो सकता है। कोई बेवकूफ आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता है। गुरु को ज्ञान वाणी, वाणी मतलब एक वाणी जो होती है जो हम व्यवहार में यूज करते हैं, दूसरी वाणी होती है जो हम ज्ञान के हिसाब से हम बोलते हैं किसी को। जैसे अभी मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो आपको सिखाने की वाणी है, ज्ञान वाणी बोला जाता है। तो ऐसी जो वाणी जिसकी अच्छी होती है और जो जिसका गुरु अच्छा है उसकी ज्ञान वाणी भी बहुत अच्छी होती है। अभी जिसका शुक्र अच्छा होता है वो आदमी का शौक बहुत होता है, वो शौकीन, जैसे मैंने आगे आपको बताया, तो उसका स्वभाव शौकीन होता है। तो उसको अलग अलग चीजों का शौक बहुत होता है। वो उसको घूमने का शौक होता है, किसी को कपड़े का शौक होता है, किसी को नई नई चीजें खरीदने का शौक होता है, किसी को लग्जरीज चीजें इकट्ठा करने का शौक होता है। तो ऐसे अलग अलग शौकीन लोगों का शुक्र बहुत ही मजबूत होता है। उसके बाद शनि जो होता है वो दुख का कारक होता है। अभी इसको हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, लोग लोग इसको नेगेटिव ही लेते हैं कि शनि दुख का कारक होता है, मतलब शनि दुख देता है। लेकिन एक चीज है कि जब दुख होता है तभी सुख आता है। तो ये चीज भी हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। मतलब कि शनि दुख देता है तो शनि से सुख भी मिलता है। ठीक है। आप जब आप किसी चीज के लिए दुखी हो गए, जैसे कि आपको वेट लॉस करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो रोज जिम जाना पड़ेगा। तो जिम का जो दुख है वो आप सहन करोगे तब जाके आपका वेट लॉस हो जाएगा या फिर आपकी बॉडी अच्छी बनेगी। तो शनि को दुख का कारक भले माना गया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जब शनि आपका अच्छा होता है, अच्छी जगह पे होता है, तो भले ही आपको दुख आता हो लेकिन उसके बाद आपको सुख भी मिलता है। उसके बाद राहु और केतु को व्याधि, मतलब कि व्याधि क्या होता है? तो व्याधि एक ऐसी चीज होती है कि जैसे जिसका हमें कुछ पता ही नहीं रहता और वो तकलीफ हमें मिल जाती है। तो ऐसी जिसके जिसके लिए हम कभी जिम्मेदार भी नहीं होते वैसी तकलीफें हमें मिल जाती है। जैसे कि आप फुटपाथ पे चल रहे हो और कई गलती से कोई आके, आप कोई बाइक वाला या गाड़ी वाला आके फुटपाथ पे अपनी गाड़ी चला देता है और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो हम तो गलत थे ही नहीं, हम तो सही तरह से चलते थे, लेकिन किसी की गलती की वजह से हमें जो नुकसान होता है उसको व्याधि बोलते हैं। तो राहु और केतु ऐसे व्याधि के कारक होते हैं। ठीक है। तो ये हो गए ग्रहों के सर स्वभाव। वाणी क्या, सर वाणी, हाँ, सर वाणी क्या है? बुध का वाणी। वाणी मतलब हम जो बोलते हैं उसको वाणी बोलते हैं। जो हम व्यवहार में कम्युनिकेशन करते हैं, जो कम्युनिकेशन हम करते हैं उसको वाणी बोलते हैं। ठीक है। हर ग्रह को शांत करने के लिए, अपनी उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके मंत्र होते हैं, उसके बीज मंत्र होते हैं। ये बीज मंत्र भी हम बाद में जब हम जो रेमेडीज के बारे में पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको सारे बीज मंत्रों के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो बीज मंत्र में सूर्य के हमें 7,000 जप संख्या करनी चाहिए। चंद्र हो तो उसकी 11,000, मंगल हो तो उसकी 10,000, बुध की 4,000, गुरु की 19,000, शुक्र की 16,000, शनि की सबसे ज्यादा 23,000, राहु की 18,000 और केतु की 17,000। मतलब कि जो उनके मंत्र होते हैं वो मंत्रों का निरंतर जाप करना चाहिए। की संख्या होती है जो यहाँ पे लिखिए, उस संख्या में जाप करने से वो ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर से जो बुरा प्रभाव होता है वो कम होता है और आपका अच्छा प्रभाव और मजबूत होता है। ग्रहों को शांत करने के लिए या मजबूत करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जाप एक ऐसी चीज है
जो बुरा ग्रह हो तो भी कर सकते हैं, और इसको ग्रह को और स्ट्रॉन्ग करना है तो भी हम कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर जो ब्राह्मण होते हैं वो आप सबको जाप करने के लिए रिकमेंड करते थे। पहले तो बहुत करते थे, लेकिन अभी तो किसी को टाइम नहीं होता है तो ज्यादातर करते नहीं है। और जाप एकदम सस्ता और सरल रास्ता है अपने ग्रहों को मजबूत करने का। नहीं, लोगों को थोड़े महंगे रास्ते भी चाहिए होते हैं, तो कुछ ब्राह्मण लोग दे देते हैं कि ले आप ये महंगा रास्ता पकड़ लो, तो मे भी आप भी खुश रहो और मेरा भी कुछ कमाई हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ महंगे रास्ते से ही आपको अच्छा फल मिलेगा। बहुत ही आसान और सस्ते रास्ते भी हैं जिससे आप अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो अपने ग्रह होते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर भी असर करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे शरीर में 7 धातुएं मानी गई है। हमारे अर्वा जो हमारे परंपरा वेद परंपराओं में 7 धातुओं का जिक्र किया गया है शरीर के। तो क्या है, तो एक तो रस। रस मतलब जो हमारे शरीर में जो प्लाज्मा जिसको बोलते हैं वो रस। दूसरा होता है रक्त। तीसरा होता है मांस। चौथा होता है मेद। पांचवा होता है अस्थि। छठा मज्जा और सातवां होता है वीर्य। ये सीरीज में होता है। मतलब कि रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनती है, और मज्जा से वीर्य बनता है। तो ये 7 हमारी मुख्य धातुएं, हमारे शरीर की 7 मुख्य धातुएं कही गई है। उसमें जो रस होता है, जो प्लाज्मा हम बोलते हैं, उसका कारक सूर्य है। हमारे शरीर में जो रक्त का जो बहना होता है उसका कारक चंद्र है। रक्त, इसके बाद जो मज्जा होती है, मज्जा तो बोन मेरो जो होता है उसको हम मज्जा पहले ही बोलते बंद हैं। कर दी थी ना आदि। उसके बाद मज्जा के बाद भूत जो होता है वो मांस का कारक होता है, जो मटन जो हमारे बॉडी में होता है उसका। गुरु होता है वो चर्बी का कारक होता है, हमारे शरीर में होता है। शुक्र होता है वो वीर्य का कारक होता है। और शनि होता है वो हमारे हड्डियों का कारक होता है। उसके अलावा जो रस होता है, रस मतलब जो आप टेस्ट जो करते हैं खाने के, उसमें मुख्य छह छह रस होता है। क्या होता है, एक तो खारा होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है और चटपटा होता है। तो ये 6 मुख्य रस है। और एक और रस इसमें लगा है कसियल। कसियल मतलब क्या होता है कि जैसे जंग लग जाता है ना किसी, लोहे का जंग का कभी किसी ने टेस्ट किया होगा तो पता चलेगा कि एक अलग सा विचित्र टेस्ट होता है। वो इसको कसेल टेस्ट बोलते हैं। तो सूर्य जो होता है उसका रस होता है तीखा। चंद्र का खारा होता है। मंगल का कड़वा होता है। बुध का चटपटा होता है। गुरु का मीठा मतलब कि स्वीट स्वीट होता है। शुक्र का खट्टा और शनि का कसियल। ये उसके रसों के नाम है। अभी ग्रहों के स्थान के बारे में समझेंगे। तो ग्रहों के जो भी स्थान है, मतलब ग्रहों के स्थान मतलब कि कोई भी ग्रह जो मजबूत होता है तो वो ग्रह से जुड़ी चीजें या वो ग्रह से जुड़ा जातक कहाँ पे पाया जाता है, या फिर कहाँ पे रहना पसंद करता है, या ज्यादातर वो किस जगह पे घूमता फिरता है। तो यहाँ पे सूर्य जो जिसका मजबूत होता है वो देव स्थानों में पाया जाता है। फिर चंद्र जो होता है वो पानी में पाया जाता है। मंगल अग्नि में पाया जाता है। और बुध जो होता है वो घूमने फिरने की जो जगह होता है, बगीचे होते हैं, ऐसी जगहों पे पाया जाता है। गुरु होता है जहाँ पे ट्रेजरी होता है, धन होता है, जहाँ पे खजाना होता है, वैसी जगह पे वो। शुक्र होता है शयन मतलब बेडरूम होता है, उस जगह पे रहता है। धूल होता है गंदी जगह पे, शनि का वास होता है। और राहु का वास सांप के बिल मतलब कि ऐसी जगह, सांप का बिल जैसी अवाउरू जगह, जैसे कि खाली जगहों पे राहु का वास होता है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने ग्रहों के स्वभाव के बारे में समझा। अभी ग्रह कहाँ पे बलवान होते हैं, तो मैंने जैसे बताया कि सबसे ज्यादा बलवान ग्रह कहाँ पे होता है, तो अपनी उच्च की राशि में होता है। उसके बाद मूल त्रिकोण में होता है। उसके बाद स्वगृही में होता है। उसके बाद वर्गोत्तमी होता है। और उसके बाद मित्र गुरु जब होता है तो वो बलवान होता है। उसके बाद मित्र राशि के 9 मास में
अपने नवमास में मतलब क्या पे हो गया, अपने नवमास मतलब वर्गोत्तम हो गया। मित्र राशि के नवमास में जब होता है तब भी वो ग्रह बलवान माना जाता है, और नवमास में उच्च का ग्रह हो तो वो बलवान माना जाता है नवमास कुंडली के अंदर। ठीक है। फिर जिस ग्रह पर दूसरे ग्रहों की शुभ दृष्टि हो, मतलब कि दूसरे शुभ ग्रहों की जब शुभ दृष्टि पड़ती है किसी ग्रह पे तो वो ग्रह भी बलवान होता है। उसके अलावा चंद्र और शुक्र स्त्री राशि में और बाकी ग्रह पुरुष राशि में बलवान होते हैं। जैसे मैंने बोला चंद्र और शुक्र दोनों स्त्री कारक स्त्री कारक है। ठीक है। और स्त्री राशियां कौन सी थी आगे हमने पढ़ा, तो जो सम राशियां थी वो सारी स्त्री राशियां थी। 2 4 6 8 जो नंबर की राशियां थी वो सारी स्त्री राशि थी, और 1 3 5 7 ये नंबर की राशियां थी वो पुरुष राशि थी। तो जैसे कि चंद्र वृषभ राशि में होगा तो वो वृषभ राशि कौन सी राशि हुई, स्त्री राशि हुई, तो वहां पे वो बलवान होगा। ठीक है। इसके अलावा शनि मंगल बुध ग्रहों के बल, तो शनि से बलवान मंगल है, मंगल से बलवान बुध है, बुध से बलवान गुरु है, गुरु से बलवान शुक्र, शुक्र से भी बलवान चंद्र, और सबसे बलवान सूर्य है। इसीलिए सभी ग्रहों का राजा कौन है, सूर्य है। सूर्य सबसे बलवान है। यदि आपको किसी भी ग्रह कुछ भी हो तो ऐसा बोला जाता है कि आप अपने सूर्य को मजबूत करें, सूर्य को बलवान करें, तो बाकी ग्रह आपके कमजोर हो तो भी आपका जीवन में अच्छे फल मिलते हैं। ठीक है। और ये सारे नैसर्गिक बल है। जब एक से अधिक ग्रह कुंडली में बलवान होते हैं तो जो सबसे ज्यादा बलवान ग्रह कौन सा है ये समझने के लिए ये ऊपर का जो हमने चार्ट और आगे का जो कुछ पढ़ा उसको हमें समझना पड़ेगा, और उसके आधार पे आपका कुंडली का कौन सा ग्रह बलवान है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, और उसी ग्रह के हिसाब से उस जातक का फल कथन किया जाना चाहिए। ठीक है। और ग्रह के जो बल है मतलब ग्रह किस दिशा में बलवान होते हैं, तो बुध और गुरु पूर्व दिशा में, सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा में, शनि पश्चिम दिशा में, चंद्र और शुक्र उत्तर दिशा में, सूर्य गुरु शुक्र दिन में, चंद्र मंगल शनि रात में बलवान होते हैं। बुध रात और दिन दोनों में बलवान होता है। ठीक है। तो ये जो चीजें इसमें समझाने जैसे कुछ बात नहीं, इसको सिर्फ वन टाइम पढ़ लीजिएगा, तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उसमें इसको हम डिटेल्स में समझेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रहों के बारे में जितना भी जानना था वो सारी जानकारी यहाँ पे हमारी खत्म होती है। अभी हमारे अगला जो लेक्चर आएगा मंगलवार को, उसमें हम भाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो भाव कुल 12 होते हैं, जिसमें लग्न के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा है, लेकिन मैं 12 के 12 भाव के बारे में आपको समझाऊंगा। भाव क्या होता है, तो जब जातक जन्म लेता है वहीं से वही उसका लग्न कुंडली बनता है, और ये लग्न कुंडली से 12 घर बनते, वही उसके भाव बन जाते हैं। तो ये 12 भाव किसी ना किसी चीज से जुड़े हुए होते हैं। जो भाव जिस चीज से जुड़ा हुआ होता है उस उस हिसाब का फल उसको मिलता है। जैसे कि 7वां भाव होता है वो जीवन साथी से जुड़ा हुआ होता है, तो सप्तम भाव में जो भी ग्रह है राशि है उसके बलाबल के हिसाब से उसका लग्न जीवन रहता है। उसी तरह दसम भाव कर्म से जुड़ा हुआ है, तो दसम भाव जैसा होता है उसके हिसाब से उसकी नौकरी धंधा सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। तो उसके बारे में हम अभी अगले लेक्चर में मंगलवार को समझेंगे।